हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जो कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनका निपटारा बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। और इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा भैया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर का निपटारा हम कर देते हैं। और यहां से क्वेश्चन भैया 2 से 3 क्वेश्चन तो 100 में 100% फिक्स है। जैसे कि संक्रमण तत्व की भाई बारे में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व की विशेषताएं में, कारण वाले में कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्यों, डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% श्योर होते हैं। किसी भी ईयर का पेपर उठाओ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं भैया, अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्योंकि भाई चैप्टर ही है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले अपन डी ब्लॉक के तत्व के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा कि संक्रमण तत्व क्या है, या इसी को बोलेगा डी ब्लॉक के तत्व क्या है। लेकिन बच्चों 90% केस में पूछेगा संक्रमण तत्व ही, कि संक्रमण तत्व क्या है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भैया 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी हम गारंटी लेते हैं 100%, याद रखना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका और साथ में संक्रमण तत्व। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पहले इस पेरियोडिक टेबल को अपन इस पे अगर नजर डालें पेरियोडिक टेबल पे, तो भैया देखिए ये जो पेरियोडिक टेबल है ना कितने पार्ट में डिवाइड है। तो भैया एक तो ये इतना हिस्सा है, एक हिस्सा ये इतना है, ठीक है ना। अब उसके बाद भैया एक यूं समझिए यहां से यहां तक लेकर है ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, और एक हिस्सा भैया यहां से इतना ये वाला है बच्चों। तो अगर बात करें उसके अलावा एक ये है, तो भैया पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमको ब्लॉक जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ब्लॉक कितने होते हैं। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बीच वाले को बोलते हैं अपन यहां से यहां तक डी ब्लॉक। और भैया ये जो दो यहां पे 36 पंक्तियां हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये जो डी वाला ब्लॉक होता है मतलब यहां से यहां तक भैया ये जो हैं इतने बीच वाले यही कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और यहां पर अपने को पहले इसी के बारे में जानना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं भैया, या फिर इन्हीं को क्या बोलता है कि संक्रमण तत्व। क्या कहेगा? संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व क्वेश्चन किया जाएगा क्या है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना होगा। तो भैया पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही तो है ना बच्चों, यही तो है कि संक्रमण तत्व क्या है। तो ध्यान से समझना, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, हमने क्या बताया कि ऐसे तत्व, इनमें से कोई भी तत्व उठा लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये भाई Fe आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, व्हाटएवर, कुछ भी उठा लो यहां से यहां तक। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन भैया किस उपकोष में प्रवेश कर जाए बबुआ? तो डी में। किसमें भैया? डी में प्रवेश कर जाए। तो ऐसे तत्व को कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां से यह भी कभी कभार कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, संक्रमण का मतलब जैसे किसी के शरीर में कोई संक्रमण हो तो शरीर के भीतर बीमारी होती, बाहर नहीं टहलती, है ना, बॉडी में ही होगा। तो इसी तरह से जो डी वाला है भैया वो एस ब्लॉक के और इधर से देखें पी ब्लॉक के, तो इन दोनों के बीच में होता है डी ब्लॉक। तो भैया दोनों के बीच में स्थित होने के कारण ही इसको नाम दे दिया गया है संक्रमण तत्व, यानी इनके गुण भी थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? सीधी सी बात कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाएं या भरते हैं,
ऐसे तत्वों को कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व, और इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया ना क्यों, क्योंकि ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व का भी नाम दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए प्यारे बच्चों, तो आंसर कैसे लिखेंगे अब आपको समझ में आ गया ना बबुआ। लिखेंगे ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के भैया देख सकते हैं कहां पे भरे, डी कक्षक में प्रवेश करें, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो भैया इसके लिए क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं एस तथा पी ब्लॉक के बीच में, हमने बताया ना ये एस है उधर पी है, तो इनके बीच में भाई स्थित होते हैं, इसी कारण से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें भैया आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिखना है, और आपको वहां बोर्ड एग्जाम में ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए भैया यहां पर बताया है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, बस आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा भैया संक्रमण तत्व। चलिए अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और वही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं भैया संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए संक्रमण तत्व भैया हमने बताया ना कि यहां से ये बीच वाले ही संक्रमण तत्व होंगे जो आपको इस ब्लू कलर में हल्के मतलब आसमानी रंग में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये 21, 22, 23 जो परमाणु क्रमांक है, जैसे कोई भी हम उठा लेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। चलिए भैया लिखेंगे प्यारे बच्चों कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्व का भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू का भैया ये डी कोश में प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और s वाले उपकोश में भैया 1 से 2। ठीक है, होता है। ठीक, याद रखना। अब यहां पे भैया मतलब ये क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेन यही होता है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे डी ब्लॉक के तत्व का, संक्रमण तत्व का, ठीक, तो उनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, यानी जो डी उपकोश होता है वो आंशिक होता है भैया, ये अपूर्ण होते हैं, और ये यही इसका क्या है, एक गुण भी है, लक्षण भी है। तो जो डी वाले में है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और भैया जो एन मतलब एस वाला जो है उपकोश, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसा कि भाई हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भैया अभी बताया ना कि स्कैंडियम, ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम, फिर उसके बाद वैनेडियम। भैया इनके अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका कितना होता है, तो ये होता है भैया 21, इसका कितना 22, इसका कितना 23। तो भैया हमने क्या किया, यहां पे 3 तत्व को ले लिया, ठीक है, और इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद 3p6 और 3d, ये 1 होगा प्यारे बच्चों, और 4s में प्यारे भैया यहां पे कितना बच्चों 1 या 2 रह सकता है। तो पहले ये वाला भरेगा तब जाकर के हम देख सकते हैं। वैसे भी इसको अगर देखिए तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 6 10 और 10 6 कितना हो गया 16, 16 2 18, 18 और 2 20 हो रहा है। तो यहां पर भैया ये 2, यानी मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह से जैसे इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p भैया 6, उसके बाद 3s2 3p6, अब 3d, यहां पे अब 2 हो जाएगा और ये 4s2, यानी अब d वाले में 1 से 10 तक भरेगा। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो 1s2 2s2, उसके बाद भैया 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d, ये 3 हो जाएगा भैया, और 4s2। अब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब क्या होगा भैया, जो डी में अगर देखें यहां 1 है, फिर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसी तरह 5 6 7 8 9 कहां तक 10 तक।
ठीक है। तो डी वाले में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एस वाले में भैया 1 से 2, यानी 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये क्या हो गया भैया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेन आपको याद रखना आएगा जैसे 2 नंबर वाले में, तो आपको केवल यही लिख देना है। आपकी इच्छा है तो आप एक ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 3 से 4। ये तो हमने आपको बताने के लिए किया है। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये चीज हमने बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब 2000 आप चाहे 21 का पेपर उठाओ, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, कोई ऐसा साल नहीं गया जब ये ना पूछा गया हो कि भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम संक्रमण तत्व की विशेषताएं। अब भैया ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के नजरिए से, ठीक। लेकिन यहां से कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ठीक है। जैसे ये विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में भी जो होता है वो कारण के तरीके से पूछा जाएगा, वो आगे देखेंगे। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं कह लो या लक्षण कह लो, ठीक है। तो भैया संक्रमण तत्व प्यारे बच्चों पहला है कि ये उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की ये धातुएं होती हैं। यानी संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन भी ये क्या है, इनका गलनांक उच्च और क्वथनांक भी उच्च होता है, ठीक है। अगला है संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है, मतलब इनमें चालकता का गुण विद्यमान होता है, ठीक है। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या है, अच्छे चालक माने जाते हैं। जैसे भाई Fe को उठा लो, ठीक है, आयरन ही लोहा है, तो वो क्या है, एक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। तो इनमें क्या है, धात्विक चालकता होती है, ठीक, यानी ये धातु के रूप में होते हैं और इनमें चालकता का गुण विद्यमान होता है। अगला है भैया संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, इनमें रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये इनका एक गुण है। अब क्वेश्चन यहां से ये वाला बड़ा ज्यादा किया जाता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो उसको हम आगे कारण में समझेंगे। अभी केवल हम लक्षण जान रहे हैं, इनकी विशेषताएं। तो ये क्या है, रंगीन आयन बनाते हैं। अगला है भैया कि संक्रमण तत्व क्या है, संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक जो कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है ना, उपसहसंयोजन यौगिक जिसको कहते हैं, भाई याद हो तो बच्चों आपने जैसे इस तरह से देखा था K3FeCN6, याद आया कुछ। तो अगर देखिए तो यहाँ पे Fe क्या है, आयरन है, ये क्या है भैया, आयरन। और आयरन अगर है तो किस ब्लॉक का है भैया, तो डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो भैया यहां पर जो Fe है, आयरन है, वो एक संक्रमण तत्व है। तो ये पूरा का पूरा है क्या, तो इसको बोलते हैं संकुल यौगिक, या क्या कहेंगे, उपसहसंयोजन यौगिक। तो आप देख सकते हैं, तो उपसहसंयोजन यौगिक में किसका निर्माण, मतलब किसका प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, Fe जो कि संक्रमण तत्व है। तो यूं कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। आगे देखेंगे संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को भी दर्शाते हैं, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी प्रमुख रूप से सामान्य क्या होती है, +3 होती है। इसके अलावा भैया ये +2 +4 भी दर्शाते हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज सब में +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। अगला है कि ये सामान्यता अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मतलब इनमें प्रायः मैग्नेटिज्म का गुण भी होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। भाई लोहे को ही आप देख लीजिए, चुंबक के करीब ले जाओगे तो भैया आकर्षण होगा, लेकिन कुछ और ऐसी भी इसमें धातुएं हैं भैया जिनमें थोड़ा क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण भी होता है। तो ये भी कारण वाले में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व एक अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्यों। आगे देते हैं, ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब भैया जो संक्रमण तत्व हैं इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। आपने सुना होगा प्लेटियम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भैया अमोनिया हो गया, अमोनिया के निर्माण में प्यारे बच्चों Fe+MO का इस्तेमाल किया जाता है। Fe क्या है, आयरन, MO क्या है, मोलिब्डेनम। तो अमोनिया के ये जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में Fe+MO का प्रयोग
किया जाता है। अब क्यों करते हैं इसको उत्प्रेरक के रूप में भैया, तो वो हम आगे कारण में आपको बताएंगे, याद रखना। ठीक है, तो अभी तो केवल हम भैया लक्षण कह लें या विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व की विशेषताएं हैं। यानी संक्रमण तत्व में भैया ये सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो उसी तरह संक्रमण तत्व के भी बहुत सारे ये गुण हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया। अब आ जाते हैं कारण वाले में। अभी बताया ना कि कारण वाले जो प्रश्न है ना, ये तो भैया अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम गारंटी ले रहे हैं 100% की। ठीक है, अगर ना आए तब बोलना, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो 100% भैया पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन, और आपको इसे भैया अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना लाजवाब है, और वैसे भी इस चैप्टर में भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन थोड़े ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कारण वाले में कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। अभी लक्षण में हमने यही देखा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो अब यहां पर हम वो जानेंगे कि आखिर क्यों बनाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें एक नेचर ही होता है, इनमें ये एक नेचर, भाई नेचर द्वारा प्रदान किया गया ही एक गुण होता है कि इसमें कुदरती गुण हम मान सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले होते हैं, यानी इनका रंग अलग अलग होता है। कारण ये है, जैसे समझिएगा, जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि कोई ये संक्रमण धातु है। ठीक है, क्या है ये, कोई एक संक्रमण धातु है। ठीक है, अब जैसे यहां से भाई ऊपर से मान लेते हैं कि जैसे इस ऊपर से ये सनलाइट, सूर्य की किरणें हैं, पड़ रही हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश इस पे पड़ रहा है। तो इससे होता क्या है कि जब किसी संक्रमण धातु पर, क्योंकि बच्चों जो संक्रमण धातु हैं चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, यानी इनको गला दिया जाए तब भी वो रंगीन ही दिखाई देते हैं, और सॉलिड अवस्था में हो तब भी वो रंगीन ही दिखाई देते हैं। कारण इसका यह है कि जब किसी संक्रमण धातु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या होते हैं भैया, ध्यान देना। जैसे ही तो इनमें जो अपूर्ण कक्षक हैं, अपूर्ण कक्षक, अब डी ब्लॉक में या फिर संक्रमण तत्व में अपूर्ण कक्षक होता कौन सा है, तो n-1 इंटू डी होता है और s वाला होता है। तो भैया इसमें जो n-1 इंटू डी, ये इनमें हमने बताया ना ये अपूर्ण कक्षक है, और अपूर्ण कक्षक है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित, युग्मित नहीं, अयुग्मित। ठीक है, अयुग्मित यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं होता है। तो भैया अपने जोड़े के लिए, अपना जोड़ा ढूंढने के लिए इधर उधर भागेगा, है ना। तो यही होता है कि जब संक्रमण धातु पर भैया श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ता है, तो इनमें उपस्थित जो अपूर्ण कक्षक होते हैं जो कि n-1 इंटू डी होता है, इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करेंगे भैया, ये प्रकाश का, ये इस जो प्रकाश का है इसको सोख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, प्रकाश को सोख लेंगे। अब जब ये अवशोषण कर लेते हैं तो ये फटाक से, जैसे इनमें कई कक्षाएं हैं, मान लेते हैं भैया हमको मालूम है, ठीक है, इसकी कई कक्षाएं हैं, तो जैसे ही अवशोषित होता है, ठीक, ये तुरंत ही ये अपनी कक्षा को छोड़कर फटाक से ये ऊपरी कक्षा में, यानी ये निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में भाग जाएंगे। ठीक है ना, मतलब चले जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इनका जो रंग है वो परिवर्तित होता है, यानी रंग बदलता है, यानी ये क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं, यानी इनके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। तो कारण समझ में आ गया ना भैया, हमने क्या बताया कि जब किसी संक्रमण धातु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इनमें अपूर्ण कक्षक में उपस्थित n-1 इंटू डी में जो ये अपूर्ण कक्षक है इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण कर लेगा, यानी प्रकाश को सोख लेगा, और उसके बाद ये अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, फिर उससे होगा क्या भैया, इनमें क्या है, एक विशेष रंग हो जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं, ये रंगीन
दिखाई पड़ते हैं। ठीक, चलिए अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको वहां समझाने की जरूरत नहीं है पूरा थ्योरी, बस लिखना कैसे है वो जानना जरूरी है। कि भैया संक्रमण तत्व क्या बताया प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व ठोस या फिर जलीय विलयन, ठोस अवस्था में हो चाहे जलीय विलयन में, क्या है, रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है भैया, तो अपूर्ण कक्षक जो कि n-1 इंटू डी है, इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का क्या कर लेता है भैया, अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से, कौन, इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से भैया उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, ये प्रायः रंगीन होते हैं, यानी रंगीन आयन बनाते हैं। आई बात समझ में, रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इतना सा याद रखना। ठीक है भैया, एकदम बेसिक सा सिंपल सा हमने लिखा है, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा, ताकि आपको आसानी से भैया समझ में आ जाए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब दूसरा कारण वाले क्वेश्चन में भैया अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं। यह भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पूछेगा या फिर कहेगा संक्रमण तत्व, इसके पहले वाला तो भैया हर साल 2 से 3 सेट में आता है, याद रखना, रंगीन आयन वाला जो अभी देखे हैं, लेकिन ये भी बच्चों 1 से 2 सेट में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो भैया संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों, या ऐसे कहेगा कि संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों के बारे में समझाइए, दोनों के बारे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब जिसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान हो, प्रतिचुंबकीय जिसमें चुंबकत्व का गुण ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए भैया संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये बार बार हमने बताया है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें n-1 इंटू जो डी उपकोष होता है भैया वो अपूर्ण होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बना होता है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि भैया संक्रमण तत्व हो या फिर इनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण ये भाई का प्रदर्शन करते हैं। अब इसका कारण ये है बच्चों कि जो डी उपकोष है, डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, जो डी उपकोष है, हमने बताया ना, इसमें जो डी कक्षक होते हैं किसमें, संक्रमण तत्व में, वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण नहीं भरे होते हैं। ठीक है भैया, तो डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से ये अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। जबकि n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी हो गया, या फिर भैया जो ns हो गया, ठीक है, ये d और s उपकोष में अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, ठीक, यानी इन दोनों में भैया सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो, युग्मित का मतलब जिनमें जोड़ा बना हुआ हो, अगर युग्मित हो तो भैया युग्मित होंगे तब ये क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। जाहिर सी बात भैया, आप जब तक अधूरे हो, जाहिर सी बात इधर उधर भागोगे, है ना, जिस दिन पूरे हो जाओगे तब तो आप भी एकदम, आपकी भी बल्ले बल्ले है। समझ भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर भाई इनका जोड़ा नहीं बना हुआ है तो वो अपना जोड़ा तलाशते हैं, ठीक है, जिसके कारण उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे। और इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन, जैसे भाई कोई चीज है, एक तरफ हम चुंबक रख दें, एक तरफ भैया हम कोई धातु, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे संक्रमण धातु, तभी तो ये चुंबक को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसमें युग्मित है, यानी इनका पेयर पहले ही बन जाता है भैया, पहले ही इनका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाएगा, तो वो दूसरों को क्यों खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। तो यही चीज इसमें आपको कह रहा है, यही चीज भैया यहां आपको बोल रहा है कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और जबकि n-1 इंटू डी और s उपकोष में यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो वो प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाएंगे। बस इतनी सी बात आपको समझना है, ठीक है। यही कारण है कि भैया वो क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। कब, जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, यानी जोड़े में हो, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तब वो कौन सा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। आई बात समझ में,
चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि जो संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु कहेगा उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं, यानी ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसा कि हमने लक्षण में ही दर्शाया। जैसे इसमें प्लेटिनम हो गया, Fe वगैरह हो गया, तो इनका उपयोग क्या होता है भैया, उत्प्रेरक के रूप में। अब सबसे पहले ये भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों की उत्प्रेरक हैं क्या। उत्प्रेरक भी वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, सीधे ही भाग नहीं लेते, यानी भाग तो लेते हैं लेकिन ये क्या करते हैं भाई, ये भाग लेंगे लेकिन इनकी क्रियाविधि पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, यानी उसकी दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो उत्प्रेरक में आते हैं। ठीक है, जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देंगे। ठीक, सीधे ही उसमें अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन अभिक्रिया को पूरी तरह से भैया इधर से उधर कर देते हैं, तो वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक में दो तरह के होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक भी होता है, एक उत्प्रेरक विष भी होता है। जैसे भाई गांव देहात में जो लड़ाई झगड़ा हो रही हो, ठीक है, पता चले कोई लड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा है कह रहे मार दो आज सर फट जाए, जो होगा देखा जाएगा, मार दो दांत टूट जाए आज, तो वो क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला काम, यानी वो उत्प्रेरित लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। और एक कुछ बुजुर्ग होते हैं जब लड़ाई झगड़ा हो जो शांत करवाएं कि बचवा लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, फालतू का लड़ाई कर रहे हो, वो ठंडा कर रहा है माहौल को, तो वो उत्प्रेरक विष होता है। तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उत्प्रेरक वर्धक, जो क्रिया की दर को घटा दे उत्प्रेरक विष। बट हमें जानना है केवल उत्प्रेरक। तो अब तो समझ गए कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो उत्प्रेरक होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। कारण क्या है, क्यों होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए भैया, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक, ठीक है, संक्रमण तत्व हो या संक्रमण तत्व से बना कोई यौगिक हो, उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं, यानी इनमें उत्प्रेरक का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, जो कि भैया इनमें डी उपकोष की उपस्थिति, ठीक है, तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। तो सब में आप अपने दिमाग में छाप लेना, हमारी बात ध्यान से सुनिए। पेपर में आपको कोई भी कारण ना समझ में आए, जैसा संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, अनुचुंबकीय गुण होता है क्यों, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, अगर आपको अंतर याद ना हो पाए इन तीनों में, तो सभी में आप एक ही बात कॉमन रखना, क्योंकि इनमें जो डी उपकोष होता है प्यारे बच्चों, वो आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक, आंशिक होता है बोले तो अपूर्ण होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। तो सब में अगर आपको कुछ रास्ता ना दिखे, बस इतना सा लिख देना है, लिखिएगा कि संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें जो डी उपकोष होता है उसमें आंशिक रूप से भरा होता है, यानी ये अपूर्ण होता है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ही क्या होते हैं भैया, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, या रंगीन आयन बनाते हैं, या अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब तो समझ में आ गया ना, कुछ ना समझ में आए बस इतना लिख देना। बाकी चलिए देखते हैं भैया। तो हमने क्या बताया कि ये उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। कारण ये है कि इनमें जो डी कक्षक है रिक्त होता है, खाली होता है, पूरा भरा नहीं होता है भैया, और इसी कारण से, और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, इस कारण से भैया ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। और उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व या फिर आयन के डी उपकोष कम ऊर्जा पर क्या होते हैं, अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संकुल बनाते हैं, और इसी से भैया अभिक्रिया का जो वेग है बढ़ जाता है। यानी यही कारण है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो जाता है कारण किसका, उत्प्रेरक का। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब आपका लाजवाब टॉपिक यहां से दूसरा वाला शुरू होता है। ठीक है,
आपका भैया जो दूसरा टॉपिक है, अभी तक तो समझिए पहला ही चल रहा था, संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व की विशेषताएं, संक्रमण तत्व के भैया कारण वाले प्रश्न। अब आ जाता है भैया कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो बबुआ हमने बताया था ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, और भैया ये जो दिख रहे हैं ये कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पेरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, कितने भैया, 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और डी ब्लॉक को तो भैया क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, जो कि हमने अभी देखा। लेकिन जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। अब अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये संक्रमण तत्व के अंदर ही होते हैं। जैसे इतना वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट क्या है, तो भैया ये वाला पूरा डिपार्टमेंट क्या होता है, तो एफ मतलब सॉरी डी ब्लॉक का, या संक्रमण तत्व कह लें। तो संक्रमण तत्व में अगर देखें तो भैया ये वाला जो पीले रंग का कोष्ठक है इसी में क्या होता है, ये एफ ब्लॉक का तत्व है, और ये नीचे जो है भैया यहां पर भी एफ ब्लॉक का, मतलब इसी के अंतर्गत ही ये दोनों हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक में ही 2 श्रेणियां हैं। यहां पर देखिए इसमें भी 2 श्रेणियां बट जाती हैं, ठीक है, जिन्हें क्रमशः नाम क्या दिया गया है, तो भैया एक को बोलते हैं, एक वाले को बोलते हैं लैंथेनाइड, क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड, और दूसरे वाले को बोलते हैं भैया एक्टिनाइड, क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। ठीक है, अभी ये हम आगे समझेंगे। ठीक, तो केवल पहले इतना जानिए कि भैया क्या होता है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है उतना जानिए। ठीक है, पहले एफ ब्लॉक के तत्वों को जानिए बस, ठीक, कि एफ ब्लॉक के तत्व होते, एक मिनट भाई, हाँ ये क्या है, एफ ब्लॉक है पूरा। तो अब समझिएगा, अगर भाई कोई पूछ ले अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, या फिर एफ ब्लॉक के तत्व, बार बार ये चीज कह रहे हैं समझिएगा, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व। तो प्यारे बच्चों नाम है अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश कर जाए तो वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। और डी में क्या बताया था, डी उपकोष में प्रवेश कर जाए वो डी ब्लॉक का था। तो भैया यहां परिभाषा अगर हम देखें तो इसी में छुपा है ना कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के भैया एफ उपकोष में अगर भरते हैं या प्रवेश करते हैं तो उनको नाम दिया गया है क्या चीज, एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं भैया, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या इन्हीं को क्या बताया, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो भैया परिभाषा लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन भैया एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनमें 2 क्षैतिज श्रेणियां होती हैं या पंक्तियां होती हैं जिन्हें क्रमशः 4F या 5F के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को बोल दें लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। और दोनों में भैया 14 तत्व होते हैं। मतलब समझने का प्रयास करिए बबुआ, हमने क्या बताया, 2 श्रेणियां हैं, एक श्रेणी ये है तो इसको कहा जाएगा लैंथेनाइड, क्या कहा जाएगा, लैंथेनाइड। इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा एक्टिनाइड। ठीक है, या इसी को 4F श्रेणी कहेंगे, या इसको भैया 5F श्रेणी कहेंगे। इस वाले में भी 14 तत्व, और यहां से शुरू होगा भैया, लैंथेनम से शुरू होता है, यही कारण है लैंथेनाइड। अभी अलग अलग भैया हम दोनों को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को अलग से देखेंगे, परेशान ना रहिए। तो दोनों में भैया 14 तत्व होते हैं, याद रखना। अभी केवल इतना जानिए, ठीक है भैया, केवल इतना जानिए। तो 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक, कि भैया इनके बाह्यतम कक्षक क्या होते हैं। इनके बाह्यतम जो कक्षक होते हैं, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, तो भैया इनके जो बाह्यतम कक्षक होते हैं किसके, अंतः संक्रमण तत्व के, वो n-2 होता है भैया, n-1 होता है प्यारे बच्चों, और एक n होता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। 2024 और 25 में क्वेश्चन ऐसे किया गया था कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और एक सेट में आया था कि संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। बात एक ही है बबुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है भैया, ध्यान से समझिएगा भाई। जो बाह्यतम कक्षक होता है n-2, ये f होता है, f में 1 से लेकर के 14 तक के तत्व होते हैं। फिर n-1 इंटू का भैया जो डी उपकोष होगा, इसमें भैया 0 से, कहां से, 0 से ये 1 तक होगा। फिर उसके बाद n इंटू जो s होता है भैया, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, इसमें तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनके भैया बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना वो यही होता है, ठीक है, ये होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा गया है, ठीक है। तो इनके जो बाह्यतम कक्षक होते हैं अंतः संक्रमण तत्व के, या यूं कह ले एफ ब्लॉक के तत्व को, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना भैया इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इनके बाह्यतम कक्षक जो होते हैं n-1, n-2, n-1 n होता है। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका मतलब ये होगा भैया f उपकोष में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और d उपकोष में 0 से 1 यानी 1 तक अधिकतम रह सकता है, और भैया l जो s होता है उपकोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये हो जाता है अंतः संक्रमण तत्व को। तो पहले स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, फिर हम दोनों अलग अलग श्रेणियों को यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को समझते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम आगे देखें लैंथेनाइड, क्योंकि भैया अब अलग अलग ये अंतः संक्रमण तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, तो अलग अलग देखना पड़ेगा। अब देखिए लैंथेनाइड होता क्या है, लैंथेनाइड किसे कहते हैं, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को 4f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। आगे भैया लैंथेनाइड इनकी संख्या कितनी होती है, 14, ये भी हमने बताया कि ये कितने होते हैं भैया, संख्या में 14 होते हैं। इनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं। कहां से कहां तक, 58 से 71 तक। यानी अगर नजर डालें इसमें, अगर आप नजर डाले भैया यहां पे 58 पे है क्या, सीरियम है, सीरियम, और उसके बाद 71 तक, 71 पे क्या है, ल्यूटीशियम, और शायद दिख ना रहा होगा ढंग से, लेकिन ये Lu इतना तो समझ में आ रहा है, और यहां Ce है। तो ये 58 से कहां तक, ल्यूटीशियम तक। और भैया शुरू कहां से होते हैं, तो ये लैंथेनम से। यही कारण है इनका नाम भी लैंथेनियम रख दिया गया है, मतलब लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथेनियम से शुरू होता है या लैंथेनम से शुरू होता है, यही कारण है कि लैंथेनाइड नाम रखा गया है, ठीक है। तो कहां से भैया, तो हमने बताया ना कि ये सीरियम, सीरियम का भैया 58 होता है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम और इसका 71 होता है। तो भैया सीरियम से लेकर के प्यारे बच्चों ल्यूटीशियम तक के होते हैं 14 तत्व। आगे ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। अभी हमने आपको बताया कि लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है, तो लैंथेनम के बाद आते हैं, इसी कारण से इनको नाम लैंथेनाइड रख दिया गया है। क्या रख दिया गया भैया, लैंथेनाइड। आगे है, इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। बहुविकल्पी में अगर पूछा जाए कि दुर्बल मृदा तत्व किसे कहते हैं या दुर्बल मृदा धातु किसे कहते हैं भैया, तो वो होता है क्या, लैंथेनाइड, ठीक है। आगे है कि ये 6वें आवर्त के सदस्य होते हैं, मतलब किस आवर्त के,
छठवें आवर्त के सदस्य होते हैं और इनमें केवल एक ही तत्व जो कि प्रोमीथियम है, पीएम इसका परमाणु मतलब सिंबल होगा, तो इनमें केवल एक तत्व जो कि प्रीमिथियम है यही अकेले रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका भैया लैंथेनम सहित जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 4f पे 0 से 14, 5d पे भैया 0 से 1, 6s पे 2। मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 4f में भैया 0 से लेकर 14 तक, फिर उसके बाद भैया 5d में 0 से लेकर 1 तक, और उसके बाद 6s में भैया क्या बात कर लें 2। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वो ये होता है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी आगे जो होगा आपका अन्य तत्व किससे मिलता जुलता रहेगा, बट जबकि जो एफ ब्लॉक में जो प्रवेश करेंगे तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई इसका याद रखना। ठीक, वैसे इतना बहुत ज्यादा डीपली यहां से नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना। चलिए देखते हैं, ये चीज समझिए ना भैया, छठवें आवर्त के होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं छठवां आवर्त क्या है, गिनिएगा, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त। ठीक है, आपको थोड़ा बता दे रहे हैं एक बात भाई, छठा आवर्त कहा, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, तो भैया यही तो है ना बच्चों, यही इसी के बीच में 57 से 71 तक का लैंथेनाइड का है, तो ये छठवां आवर्त का कहलाएगा। इसके बाद अब की बार जो एक्टिनाइड का आएगा भैया वो 7वां आवर्त का कहलाएगा, और एक्टिनाइड की शुरुआत एक्टिनम के बाद से होती है, इसी कारण एक्टिनाइड बोलते हैं। कहां से कहां तक, थोरियम 90 से लेकर के कहां तक जाएगा, लारेंसियम 103 तक, एलआर तक। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो भैया लैंथेनाइड तो देख लिया, एक्टिनाइड। अब प्यारे बच्चों देखिए एक्टिनाइड क्या है भैया, तो एक्टिनाइड जिसको हमने बताया ना 5f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को 5f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 14, मतलब ये भी 14 होते हैं। ठीक है, और इनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक। ठीक है, कहां से भैया, 90 से 103 तक, मतलब कहां से, 90 किसका होता है, थोरियम का होता है, और एलआर लारेंसियम का 103, तो 90 से भैया 103 तक थोरियम से लेकर के एलआर यानी लारेंसियम तक ये होते हैं। ठीक है, ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं, एक्टिनम जो कि भैया क्या है 89 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, तो एक्टिनम के बाद आते हैं, यही कारण है इनका नाम एक्टिनाइड रख दिया गया है। ठीक है, यही कारण है भैया एक्टिनाइड, यहां लैंथेनाइड लिखा है, सॉरी इसको काट देना। ठीक है, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड नहीं, एक्टिनाइड। ठीक है ना, एक्टिनाइड कहते हैं। अगला है, इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है, ये भी मतलब दुर्बल मृदा धातु कहलाएंगे, क्योंकि भाई लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों के गुण एकदम मिलते जुलते हैं, लगभग, उसमें भी 14 तत्व, इसमें भी 14 तत्व। ठीक है ना, तो यहां पे मिलता जुलता है, याद रखना। और ये 7वें आवर्त के सदस्य हैं, जैसा कि भी आपने भैया देख लिया। अगला है भैया, इनमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, यही थोड़ा अंतर है कि लैंथेनाइड में अपने देखा प्रोमीथियम अकेले यानी पीएम अकेले रेडियो एक्टिव तत्व था, बाकी नहीं, लेकिन इसमें सभी के सभी भैया रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, और इनका एक्टिनम सहित जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है। ऐसे में नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये लिखा है 5f में 1 से 14 तक भैया। ठीक है, उसके बाद ये 6d में भैया 0 से 1 तक लिखा है, और ये 7s में प्यारे बच्चों 2 घात लिखा है। ठीक है, तो इनका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये हो जाता है। ठीक, याद रखना इतना सा। ठीक है ना भैया, चलिए स्क्रीनशॉट इसको कर लेते हैं, कर लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं भैया, अब अंतः संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो भैया जैसे संक्रमण तत्व की विशेषताएं देखा है आपने अंतः, और एक चीज ध्यान देना, विशेषताएं लगभग अंतः संक्रमण तत्व का संक्रमण तत्व से मिलता जुलता ही है। तो देखिए पहला है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करते हैं। मतलब भैया कहां से, n-2
F होगा, N-1 D होगा, फिर NS होगा। तो भैया ये चीज तो हमने बताया है ऑलरेडी। अगला है भैया कि ये आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए, यानी देखा आपने कि इनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, ठीक है ना। जैसे ये पेरियोडिक टेबल है, इस तरह से डीजे बना दिया है ना, डीजे बना दिया, और इसके नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में इस तरह से भैया ये रखे गए हैं, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इनको आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है भैया। इनकी संख्या 28 होती है, ठीक है। दोनों को मिलाकर बात कर रहा है, अकेले नहीं, क्योंकि भैया एफ ब्लॉक में दोनों आएंगे ना कि केवल लैंथेनाइड आएगा या फिर एक्टिनाइड, दोनों को मिलाकर 28 होंगे। इन तत्वों के 3 बाह्यतम जो कक्षाएं N-1 मतलब N-2, N-1 व N, ये अपूर्ण होती है, यानी आंशिक भरी होती है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। ये रंगीन आयन बनाते हैं संक्रमण तत्व की तरह ही, इनमें भी रंगीन आयन बनाने का गुण विद्यमान होता है। अगला भैया, इनमें अधिकांश तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लैंथेनाइड में भैया जो भाई देखिए, अगर एक प्रोमिथियम है, नहीं तो भैया एक्टिनाइड में सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो ये रहा अंतः संक्रमण तत्व की विशेषताएं। चलिए इसको भी जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के गुणों में भिन्नता, ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहां पे भैया देखिए इनके गुणों में भिन्नता देखेंगे। एक तरफ प्यारे बच्चों लैंथेनाइड लिख दे रहे हैं, लैंथेनाइड, ठीक, और एक तरफ भैया अपन एक्टिनाइड लिख दे रहे हैं। इसमें गुणों में समानता व भिन्नता पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। चलिए सिंपल तरीके से हम देख लेते हैं इनके गुणों में जो भिन्नताएं हैं और समानताएं। पहला है भैया, ध्यान देना, जो लैंथेनाइड है, याद रखना कि इनमें प्रोमिथियम के अलावा सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व हैं, या ऐसे लिख देंगे रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, मतलब इनमें प्रोमिथियम के अलावा सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, केवल प्रोमिथियम होता है लैंथेनाइड में, ये हमने आपको बताया है अगर याद हो। अब भैया इसमें जो होगा प्यारे बच्चों, इसमें तो इनमें सभी तत्व रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनमें सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं, यानी रेडियो सक्रिय। रेडियो तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहते हैं, जिनका इस्तेमाल भैया रेडियो के में होता है, यानी ग्रामोफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, जो टेलीविजन वगैरह में, इन सब में रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा भैया कि ये कम क्षारीय होते हैं, ये कम क्षारीय होते हैं, ठीक है भैया। तो इनमें क्या लिखेंगे कि ये अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भैया तो इनमें भाई ऑक्सीकरण अवस्था यानी सामान्यता भैया सब में +3 होती है, ठीक है, होती है। इसके अलावा भी भैया +2 +4 भी होती है, ठीक, +2 तथा +4 भी होती है, ठीक, लेकिन अधिकांशता भैया +3। लेकिन इनमें बात कर लें, इनमें
+3 के अलावा इनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है भैया वो +4, +5, +6 भी होती है। ठीक है। अब उसके अलावा एक और है, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, या मतलब ऑक्सी धनायन लिख देंगे, या ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। और भैया ये जो होते हैं ऑक्सो धनायन बनाते हैं या ऑक्सी धनायन बनाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्या है भैया, इनमें लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के गुणों में भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक दो और भी याद रखना। जैसे पांचवा एक और लिख दें भैया कि ये संकुल यौगिक कम बनाते हैं, यानी इनमें संकुल यौगिक आयन बनाने की क्षमता उतनी नहीं होती है कि ये सभी संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक यानी उपसा संयोजन यौगिक बनाते हैं। इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें ज्यादा होती है। याद रखना ये चीज है। ठीक है भैया। चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए। हो गया ना। आगे चलते हैं। आगे भैया अगला जो टॉपिक है अंतः संक्रमण तत्व की विशेषताएं। भैया ये तो हो गया ना। एक मिनट भैया। हाँ, अब देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन। ये तो भैया इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये भैया एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं ना उनका। ठीक, कि लैंथेनाइड संकुचन कहेगा या आकुंचन कहेगा, क्या है, बहुत सिंपल सा है और इसका कारण पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए भैया लैंथेनाइड संकुचन, संकुचन का मतलब संकुचित हो जाना, कम हो जाना। तो जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं इनका जितना परमाणु क्रमांक बढ़ाते जाओ, जैसे भी हमने देखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, Fe, जिंक, यानी ऐसे बढ़ाते, यानी इनका परमाणु क्रमांक ये क्या बढ़ रहा है भैया, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जितना बढ़ाते चले जाओगे भैया उतनी ही इनकी परमाणु त्रिज्या, क्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता चला जाएगा बट परमाणु त्रिज्या भैया वो घटती चली जाएगी। ठीक है। और यहां पे अगर हम बात कर लें भैया ध्यान से समझना, क्योंकि लैंथेनाइड के बारे में है, तो लैंथेनाइड में कहां से शुरू होता है, लैंथेनम, यानी लैंथेनम से भैया ल्यूटीशियम तक। अब लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक क्या होगा भाई, परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है लेकिन परमाणु जो त्रिज्या है वो घट रही है। तो अब समझना कि हमने क्या होता है लैंथेनाइड संकुचन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणविक या आयनिक जो त्रिज्या है भैया वो घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो परमाणु त्रिज्या के घटने के इसी गुण को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। अब आई बात समझ में भैया, हमने क्या बताया बबुआ, यहां पे भैया क्या बताया कि लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है वो लैंथेनम से भैया ल्यूटीशियम तक क्या है, घटती चली जाती है। और आकार में कमी होने की इस घटना को ही, या फिर कह लें परमाणु त्रिज्या के घटने की जो ये प्रवृत्ति होती है या घटना होती है, इसी को लैंथेनाइड संकुचन कह लें बबुआ या लैंथेनाइड आकुंचन कह लें। अब लैंथेनाइड आकुंचन का कारण क्या है भाई, परिभाषा तो एकदम सिंपल वाली है, अब इसका क्या कारण है। तो भैया लैंथेनाइड संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। यानी एक लाइन में कहें तो आप यही कारण याद रखना कि लैंथेनाइड जो संकुचन है वो इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव के कारण भैया क्या होता है, ये नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह बांधे रखने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है और
इन तत्वों की जो आकार में है भैया वो क्या है, कमी हो जाती है। यही कारण है क्या चीज, लैंथेनाइड संकुचन का। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, कि लैंथेनाइड संकुचन इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है और कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव ही नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होगा भैया, जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो अधिक हो जाएगा और उनसे भैया क्या होगा, जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनकी या जो तत्व के आकार हैं, परमाणविक त्रिज्याएं हैं, आयनिक त्रिज्याएं हैं, वो भी बदल जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कारण। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं हमने सभी को बहुत सिंपल तरीके से देखा और उम्मीद है ये आपको भी काफी पसंद आया होगा आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे रसगुल्लों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।